बच्चों, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल है? काम वाम हो रहा है कि नहीं? हाँ, सब लोग कर रहे हैं? बेटा कर लीजिएगा काम, क्योंकि अब जो है ये चैप्टर तो जो हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर कर रहे थे, अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बीच वाली जो बीच में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं वो भी हम लोग कर चुके हैं। अब चैप्टर की समाप्ति में जहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ उसके बाद लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है, आज हम लोग थोड़ा सा वो देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। कल हम आप लोगों को बायो और केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वो देंगे और वो समझाएंगे कि कैसे आप लोगों को करना है, जिससे कि आप लोग जो है अब प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल भी आप लोगों को बनाना है। मालूम तो है ही है ना, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल आपने बनाया था 9th में बनाया था, उसी तरीके से 10th में भी आप लोग को प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल्स बनाने हैं। ठीक है ना, तो आज सबसे पहले तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये आपकी जो है एक्सरसाइज चैप्टर ख़त्म होने के बाद लास्ट में है। ठीक है, अच्छा देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, अभी हम आप लोग को इसकी फ़ोटो वगैरह भी सेंड कर देंगे। कोई विलयन लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? आप लोगों को मालूम है कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार करते हैं, है ना। बेस जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और उनकी पीएच मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा। तो इसमें देखिए 1, 4, 5, 10, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सही होगा? डी वाला आंसर सही होगा। तो आप लोग अभी अपनी कॉपी में, जो नोट्स कॉपी है या रफ कॉपी में, कहीं भी ये आंसर्स नोट करते चलिए। अभी हम आप लोगों को ये क्वेश्चन वगैरह सेंड कर देंगे, तब आप लोगों को क्वेश्चन देख करके इनके आंसर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर कौन सा वाला होगा? डी। इसका आंसर दिया है 10 कि पीएच मान 10 वाला जो होगा ये इसका सही आंसर है। क्यों होगा, समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और क्षारक की पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से अधिक होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कोई विलयन है, वो अंडे के कवच के से अभिक्रिया, पिसे हुए अंडे के कवच से अभिक्रिया करके एक गैस, कवच का मतलब क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। कवच का मतलब क्या हुआ? कैल्शियम। हम इसको अभी समझा रहे हैं, आंसर ऐसे नहीं लिखना, आंसर तो आपको खाली ये जो सही है वो लिख देना है। कवच का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पर जब HCl की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? CaCl2 बनता है, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और हाइड्रोजन जल बनेगा। ठीक है ना, ये होती है अभिक्रिया। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये गैस उत्पन्न हुई है कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस जो है जब चूने के पानी में इसको प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिए हैं, पहला है NaCl, दूसरा है HCl, तीसरा LiCl, चौथा KCl। तो कौन सा विलयन हमने क्रिया कराई थी? HCl। तो सही आंसर आपका कौन सा होगा सेकंड का? HCl मतलब B। सेकंड का B वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो ये अभी आप लोग रफ में सारा नोट करते चलिए, फिर जब अभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे तब आप लोग फेयर में पूरा जो है ठीक से कर लीजिएगा। थर्ड दिया है NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यानी NaOH का 10 मिलीलीटर हमने लिया है, NaOH। तीसरा वाला हम लोग कर रहे हैं NaOH, कितना लिया है हमने? 10 ml लिया है। ठीक, इसकी अभिक्रिया जब HCl के 8 ml से होती है तो ये पूरी तरीके से उदासीन हो जाता है। क्या बनेगा? ये NaCl बन जाता है और जल बन जाता है। ठीक, पूरी तरीके से उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर लें, अब अगर हमने ये तो कुछ दिया इन्होंने क्वेश्चन में, और इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए हम NaOH हम लोग कितना लेते हैं? 20 मिलीलीटर क्वेश्चन में दिया है, तो हमें इसको उदासीन करने के लिए HCl कितना चाहिए होगा?
आज जब हमने इसको दुगना कर दिया तो ये भी दुगना हो जाएगा कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? 16 ml। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तीसरे का आंसर होगा आपका डी, 16 ml। क्यों होगा ये हम करके आपको दिखा रहे हैं। आपको अपनी कॉपी में करके नहीं दिखाना, ये तो केवल आप रफ में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे आपने इसके आंसर्स लिखे हैं। समझ में आए कि नहीं? चौथा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीएसिड और एंटीसेप्टिक। किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? एंटीएसिड का। यानी चौथे का आंसर क्या होगा आपका? सी, ठीक, एंटीएसिड। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्न अभिक्रिया। पांचवा को, ये तो हो गए सारे आपके बहुविकल्पीय वाले थे। पांचवा है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पांचवा क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब आपको। तो हम इसमें से आपको करके देखिए, इसमें पहले शब्द समीकरण लिखना है, उसके बाद आपको इसकी संतुलित समीकरण लिखना है। जैसे पहला दिया है इन्होंने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो आपको यहाँ लिखना है तनु, शब्दों में लिखना है, पहले शब्दों में लिखना है, फिर उसको सल्फ्यूरिक। एक हम करके दिखा रहे हैं, बाकी अपने आप कर लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस किससे अभिक्रिया हुई इसकी? दानेदार जिंक, जिंक से अभिक्रिया हुई तो क्या बनेगा? ये आपको करना है। जिंक के साथ अभिक्रिया हुई तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। पहले इस तरीके से आपको शब्दों में लिखना है, अब इसको जो है समीकरण लिखना है। तनु H2SO4 का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 प्लस जिंक। अभिक्रिया हुई, क्या बना? ZnSO4 प्लस H2 गैस बनी। समझ में आया कि नहीं? इसके नीचे लिख दीजिए, ये आपका एक्वस है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस है। इनके नाम यहाँ पे यही सेम नाम होते हैं। इस तरीके से आपको पांचवा क्वेश्चन करना है। ये पांचवा का पहला वाला पार्ट है, ठीक है? समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। हाँ बेटा, ये पांचवे का ए समझ में आ गया। आप लोगों को क्या करना है? पहले इस अभिक्रिया को शब्दों में लिखना है, उसके बाद इसका संतुलित समीकरण देना है। तो शब्दों में आपने पहले लिखा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करी, क्या बना? जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है? उसके बाद आपने इसकी ये समीकरण लिखी। इसी तरीके से इसका दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? ये बेटा अब हम आप लोगों को पूरा दोनों चीज़ें लिखने के बजाय हम केवल एक अभिक्रिया लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और आप लोग जैसा हमने आपको फर्स्ट पार्ट करके बताया उसी तरीके से सेकेंड पार्ट वगैरह भी कर लीजिएगा। समझ में? एक एक हम नहीं बार बार लिख रहे हैं, केवल जो है सेकेंड वाला देखिए। इसका सेकेंड दिया हुआ है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया हुई मैग्नीशियम के साथ। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या बना है आपका? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पट्टी है ये, मैग्नीशियम पट्टी, ठीक? इसके साथ अभिक्रिया करानी है आपको, तो क्या बनेगा? ये MgCl2 बनेगा और H2 गैस निकलेगी, ठीक? इसको संतुलित कर लीजिए, ये हो गया। तो इसके नीचे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? अच्छा, इसमें देखिए हमने केवल आपको अभिक्रिया संतुलित वाली लिख दी है, लेकिन अब आप लोग शब्दों में तो लिख सकते हैं ना कि आपने लिखा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम पट्टी और एरो लगाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस बना।
समझ में आ रहा है कि जैसे ये वाली हमने करी है, तो आप कर लेंगे कि नहीं इसको? ये केवल हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, इसी तरीके से बिल्कुल मत कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या था आपका? एक्वस था, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये गैस है। ठीक, इसी तरीके से सी वाला, सी देखिए क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। इसके साथ किया गया है, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, तब क्या बनता है? तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको संतुलित देखिए करते हैं। यहाँ पे आप देखिए सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3। तो यहाँ पे 1 है केवल, तो इसको 3, यहाँ पे 3 कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, तो इसको 2 कर देते हैं। तो हाइड्रोजन कितना होगा? 3 दूनी 6। यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 3। समझ में आया? तो ये बैलेंस हो गया। अब इनका नाम लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या है? एल्युमिनियम चूर्ण, एल्युमिनियम चूर्ण, और ये क्या बना आपका? एल्युमिनियम सल्फेट, ये एल्युमिनियम सल्फेट बना, और ये क्या बना? हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये क्या है? गैस है, ये आपका एक्वस है, ये आपका सॉलिड है, और ये एक्वस है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमने सॉल्व करना आपको इस तरीके से, केवल ये हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, सॉल्व करे दे रहे हैं, लेकिन लिखना पहले शब्दों में आप लिखेंगे। अब इसी अभिक्रिया को आपको शब्दों में लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्युमिनियम चूर्ण, एरो लगाएंगे, क्या बना? एल्युमिनियम सल्फेट बना, और प्लस हाइड्रोजन गैस। पहले शब्दों में लिख लिया, फिर उसकी संतुलित अभिक्रिया ये नीचे लिख लेंगे। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? अच्छा, इसके बाद डी वाला है आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया किससे कराई गई है? लौह चूर्ण से, लोहे के चूर्ण से कराई गई है। तो क्या बनेगा? FeCl2 बनेगा और HCl हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, FeCl2 और H2। ठीक है, अब इसके नीचे इसका नाम लिख लीजिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? लौह चूर्ण, और ये क्या बना आपका? फेरस क्लोराइड, और ये क्या बना? हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? अब इसके नीचे लेंगे, ये क्या है? एक्वस है, ये सॉलिड है, ये क्या है आपका? एक्वस है, और ये गैस है। समझ में आ गया? पांचवा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? इस तरीके से आप लोग पांचवा क्वेश्चन करेंगे, सब नोट करते चलिए। चलिए, अच्छा, छठा क्वेश्चन देखिए। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, ठीक, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। क्या एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग का जो छठा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है अल्कोहल और ग्लूकोज। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये अम्ल नहीं होते। आप लोग ने ग्लूकोज सब लोग खाते हैं ना? हाँ बेटा, तो अल्कोहल और ग्लूकोज इन दोनों में हाइड्रोजन होता है, लेकिन क्या है कि ये अम्ल नहीं होते हैं। नहीं होता है ना, क्योंकि आप लोग ने देखा ग्लूकोज का टेस्ट लिया है, ग्लूकोज तो अम्ल की तरह नहीं होता, मीठा सा टेस्ट उसका होता है, तो ये अम्ल नहीं होते। इसका कारण क्या है? और अम्लों का आपको मालूम है, हमने अम्ल में आपको बताया था, जब अम्लों को पानी में घोलते हैं, उनका जलीय विलयन जो होता है वो उसमें कि जब पानी में घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन में डिवाइड हो जाता है, उसमें हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। लेकिन ग्लूकोज को हम लोग पानी में घोलते हैं या अल्कोहल को पानी में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन उसमें नहीं निकलते हैं। तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, और इसका क्रियाकलाप जो है आपको हम बता रहे हैं, कहाँ पर दिया हुआ है, पेज नंबर ये है आपका
हमारी बुक में तो पेज नंबर 25 पर है, ठीक है। ये छठे का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है हमारी बुक में पेज नंबर 6, कौन सा बताया था भाई, पेज नंबर 26 शायद, देख लेते हैं एक बार फिर से हम। पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 में है। और इसका चित्र जो बना हुआ है, चित्र संख्या है इसकी 2.3। जैसे इसका आंसर जो है हम आपको लिखा हुआ जो है, जहाँ पे लिखा है हमने, वहाँ से आंसर अभी हम इसकी फ़ोटो भेज देंगे, तो उस तरीके से लिख लीजिएगा। कारण समझ में आ गया आप लोगों को कि क्यों नहीं ये अम्ल है, क्योंकि ये जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। समझ में आया? अच्छा, 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां आंसर है, क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? आश्रित डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, वो इसमें क्वेश्चन दिया है कि वो विद्युत का चालक नहीं होता, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, जबकि बारिश के पानी में जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। उसका कारण क्या है कि जो आश्रित जल होता है यानी डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, उसको पानी में घोलने पर वो हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। समझ में है ना? और विद्युत धारा उसी में प्रवाहित की जा सकती है जो कि जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हों। समझ में आए? और दूसरा वर्षा का जल, वर्षा के जल में क्या होता है कि बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती हैं जो कि अम्ल बनाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब अम्ल वर्षा जिसको हम लोग कहते हैं ना, बहुत सारी गैसेस मिली होती है, वो पानी के साथ घुल करके अम्ल बनाती हैं। इसलिए जो वर्षा का पानी होता है वो अम्लीय होता है, उसमें थोड़ा अम्ल होता है, और वो जो है विद्युत धारा उसमें आसानी से प्रवाहित हो सकती है क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन देता है। समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर भी हम आपको समझ में आ गया आप लोगों को मेरी बात कि क्या आंसर है इसका? आप लोग चाहेंगे तो किताब में वैसे इसका आंसर है, आप देख करके इसको ढूंढ करके लिख सकते हैं। वैसे नहीं तो अभी हम आप लोगों को फ़ोटो सेंड कर देंगे, तो उसमें ये आंसर लिखा हुआ है, तो उससे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? क्योंकि अम्ल जो है वो जल की उपस्थिति में ही क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन में डिवाइड हो जाता है। अगर पानी नहीं होगा तो अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए वो अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक, 9वां क्वेश्चन देखिए। आपके पास 5 विलयन दिए गए हैं, A, B, C, D, E। जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH मान उनके जो, ये क्वेश्चन नंबर हम 9 कर रहे हैं, 8 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 9 है कि आप 5 विलयन दिए गए हैं A, B, ठीक है बेटा, और इनका जब इंडिकेटर के द्वारा इनको चेक किया गया तो इनकी pH वैल्यू जो आई 4, 1, 11, 7 और 9, ये इनकी pH वैल्यू आई। ठीक, अब इनमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सा, अब इनमें से आपको बताना है कौन सा विलयन उदासीन है। तो उदासीन कौन सा होता है? 7 नंबर, जिसकी pH मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला A वाले का आंसर हो जाएगा 7। ठीक, B में पूछा गया है कि प्रबल क्षारीय कौन सा है? प्रबल क्षारीय का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है कि 7 से ज़्यादा pH जो होती है वो क्षारीय होते हैं, और जिसकी pH मान सबसे ज़्यादा होगी वो ज़्यादा क्षारीय होगा। तो देखिए कौन सा है? 11, यानी ये जो 11 वाला है ये क्या होगा? प्रबल क्षारीय होगा। ठीक, तीसरा है प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय, अम्लीय क्या होते हैं? जिनकी pH मान 7 से कम हो, जिसकी pH मान जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। तो सबसे कम क्या है? 1 वाला जो है सबसे कम है कि नहीं है? तो इसका ये pH मान 1 कम है, तो ये क्या होगा? प्रबल अम्लीय, यानी ये आंसर क्या होगा? C का आंसर होगा। फिर D में देखिए, दुर्बल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय का मतलब क्या है? जो 7 के नज़दीक हो, जिसका pH मान 7 के करीब में होगा वो दुर्बल अम्लीय होगा। तो 7 से करीब में क्या है? 4 है, तो ये आपका क्या होगा? दुर्बल अम्लीय होगा। ये होगा D नंबर का आंसर। और इसके बाद दुर्बल क्षारीय, जो 7 से उधर की ओर जो है बढ़ रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा? दुर्बल क्षारीय होगा। समझ, लेकिन हमने ऐसे समझा दिया आपको, पर आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को जब, हाँ बेटा,
तो ये जो हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 बताया, समझाया है, इसके आंसर्स हमने आपको बता दिए, पर लिखने का ढंग ये नहीं होगा। आप पहले पूरा क्वेश्चन नोट करिएगा। तो ए नंबर है उदासीन, तो आप उदासीन डैश लगा करके क्या लिखेंगे, उदासीन में कौन सा वाला आपका है, 7 नंबर का आएगा। तो उदासीन पीएच वैल्यू 7, ये आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? इसको ठीक से लिखिएगा, ऐसे मत लिख दीजिए, नहीं हम काट देंगे पूरा आंसर आप लोगों का। अच्छा, इसके बाद क्या है, पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, चढ़ना। सबसे पहले कम सांद्रता वाले लिखने हैं आपको, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिसकी सबसे कम हो वो लिखना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा लिखनी है। समझ में? ये कर लीजिएगा आप लोग। 10वां क्वेश्चन देखिए, मैं परख नली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? आपको मालूम है कि HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, वो प्रबल अम्ल में है। क्यों? क्योंकि ये तुरंत जो है पानी में घोलने पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक। और एसिटिक एसिड जो आता है वो आपका किस में आता है, दुर्बल अम्ल में आता है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को जो हमने ए परख नली ली है, जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसमें जो है वो क्रिया, समझ में आया बेटा? तो ये जो HCl है ये प्रबल अम्ल है और एसिटिक एसिड क्या है, दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल में क्रिया जल्दी होगी, तो मैग्नीशियम की पट्टी जिसमें HCl डाला गया है उसमें क्या होगा, तेजी के साथ अभिक्रिया होगी और बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस उसमें निकलेगी, ठीक। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो दूध की pH वैल्यू, जो ताज़ा दूध है उसका pH मान कितना है, 6 है। और दही जम जाने, दही का मतलब क्या हुआ, अम्ल में परिवर्तित हो गया, और अम्ल में परिवर्तित हो जाने का मतलब क्या हुआ कि pH मान और कम हो गई। समझ में आया कि नहीं? 7 से कम जब होती है तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। तो pH मान में क्या परिवर्तन होगा, pH मान जो है वो 6 से कम हो जाएगी। इसके बाद क्या है कि एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक। इसका ए क्वेश्चन दिया है कि ताज़े दूध का pH मान 6 को बदल करके थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। वो इसलिए कर देता है कि थोड़ा सा क्षारीय कर देने पे दूध जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसलिए जो दूध वाले होते हैं वो दूध में बेकिंग सोडा जो है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसमें मिला करके उसके नेचर को क्या कर देते हैं, क्षारीय कर देते हैं। समझ में आ रहा ना? इससे क्या होता है कि दूध जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। फिर इस दूध को दही जमाने बनने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि पहले उसको क्षारीय, जो उसकी pH वैल्यू 6 थी और उसकी pH वैल्यू बढ़ा दी, बेकिंग सोडा मिला देने से क्या हुआ कि दूध की pH वैल्यू बढ़ा दी। और अम्ल दही बनाना है, इसका मतलब क्या है, उसको अम्ल में परिवर्तित करना है। तो उसके लिए क्या होगा, उसकी pH मान को, और अब वो 6 से तो ऊपर चली गई है, अब उसको कम करना है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। अच्छा, इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में, आर्द्ररोधी मतलब जिसमें नमी नहीं पहुंच सकती हो, आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? क्यों रखा जाना चाहिए, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी कल आप लोगों को बताया था, तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, जिप्सम बना लेता है। समझ में आया कि नहीं? जो कि तुरंत जम जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने से रोकने के लिए उसको नमी वाले बर्तन में नहीं रखना चाहिए या आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए, ठीक है। फिर है 14वां क्वेश्चन, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दिए। ये क्वेश्चन मत करिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जब नोट्स लिखा था हम लोगों ने तब उसमें हम कर चुके हैं, दोबारा करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। 14वां और 15वां क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि 15वां वाला क्वेश्चन भी धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए, ये आप लोग कर चुके हैं। दोनों धोने वाले सोडे के बारे में भी लिख चुके हैं, बेकिंग सोडा भी लिख चुके हैं, तो दोबारा करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, तो ये तो था आप लोगों का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर की एक्सरसाइज। इसमें जो क्वेश्चन हमने, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करा दिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो अभी हम आप लोगों को सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो वो उससे देख करके आप लोग लिख लीजिएगा, पूरी एक्सरसाइज फेयर में कर डालिएगा। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये तो हो गया आप लोग का केमिस्ट्री का नोट्स कॉपी का काम सारा, कि 2 चैप्टर आप लोगों के पूरे हुए हैं। दोनों चैप्टर्स आप लोग पूरा ख़त्म कर लीजिएगा, नोट्स भी लिखिएगा, प्लस क्वेश्चन आंसर वगैरह हमने जो सॉल्व कराए हैं वो सब कर लीजिएगा। अच्छा, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के बारे में,
कि केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल और बायो का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल, लेकिन आज हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, कल जो है हम आपको बायो का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल देंगे। अच्छा, एल और सी के बच्चे जो है 9th जो 10th एल और 10th सी के जो बच्चे हैं, इन लोगों को तो खैर पता है, काफ़ी कुछ बच्चे जानते होंगे कि प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल हमें किस तरीके से बनाना है, समझ में है ना। हम बाकी लेकिन आज अभी हम जो है रिपीट जो कर रहे हैं, पूरा बता रहे हैं आप लोगों को, ये चारों सेक्शंस के बच्चों के लिए है कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल का बनाना है। अब तो स्टेशनरी की शॉप्स वगैरह भी खुल गई हैं, इकट्ठा जो है बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। इकट्ठा जो है 5-6 बंडल्स जो हैं आप लोग 5 शीट्स खरीद लीजिएगा, इंटरलीफ वाली। इंटरलीफ का मतलब समझते हैं ना, एक साइड में रूल्ड और एक साइड में प्लेन जो 5 शीट्स होती हैं, 5 शीट्स खरीद लीजिएगा, एक साथ मंगा लीजिएगा, क्योंकि आपको केमिस्ट्री के भी काम आएगा और बायो के भी काम आएगा, और हो सकता है और सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल्स आप लोग को मिले करने के लिए, तो आप लोग उसमें कर लीजिएगा। अच्छा, आपको एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए बिल्कुल, कि प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल में जो आप लोग चित्र बनाएंगे वो पूरा चित्र पेंसिल से बनेगा और प्लेन वाले साइड पे बनेगा, और जहाँ पे लिखना है वहाँ पे केवल आपको ब्लू और ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है। ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे और ब्लू पेन से पूरा लिखेंगे। इसके अलावा किसी तरीके की कोई चित्रकारी, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ मत करिएगा। रंग बिरंगा बिल्कुल फाइल नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सी फाइल होनी चाहिए। काम आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ लीजिए कि किस तरीके से आप लोगों को प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल में काम करना है। और ये काम जिस दिन स्कूल खुलेगा आप लोगों का, और ये ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल सबको सबमिट करने हैं, तो बाद के लिए मत रखिएगा। हम बार बार आप लोगों को कह रहे हैं बेटा कि बाद के लिए ना प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल रखिएगा, ना नोट्स कॉपी का काम, किसी तरीके का कोई काम, सारा काम आपको कंप्लीट करके रखना है अभी, ठीक है। और अच्छा चलिए, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे आप लोगों को लिखना है। ये सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। आपके पास पंच शीट होगी, पहला वाला जो पंच शीट का पहला पेज होगा आपका, उसमें आप लोगों को केवल अपना नाम, कक्षा, वर्ग और विषय, ठीक। विषय में आप लिखेंगे, जैसे केमिस्ट्री का है तो विषय में लिखेंगे रसायन, ये नोट कर लीजिए सब लोग, रसायन विज्ञान, प्रयोग एवं प्रोजेक्ट, प्रयोग एवं प्रोजेक्ट। समझ में आया? ये करना है। इसके अलावा ये काम आपको करना है पंच शीट के फर्स्ट पेज पर। उसके बाद इस पेज पे कोई चित्रकारी नहीं करना है, केवल अपना मिडिल क्लास सेक्शन बहुत साफ सुथरा से लिखना है। सेकेंड नंबर वाला जो पेज होगा, जो रूल वाला पेज है, वहाँ पर आप लिखेंगे रसायन, उसके ऊपर जो हेडिंग होगा उसमें होगा रसायन विज्ञान प्रोजेक्ट, रसायन विज्ञान प्रयोग। पहले प्रयोग कर लीजिए फिर प्रोजेक्ट कीजिएगा। प्रयोग विज्ञान प्रयोग, ये ऊपर हेडिंग होगा, ठीक है कि नहीं। ये जो मार्जिन के ऊपर वाली साइड में जो प्लेन वाला होता है उसमें ब्लैक पेन से ये हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद प्रयोग क्या कर रहा है ये हम आप लोगों को अभी इसका प्रिंट फोटो भेज देंगे, तो आप लोग उसमें से देख करके पूरा हमने बना लिया है कि क्या आप लोगों को प्रयोग करना है, वो हमने पूरा बना लिया है, ठीक है ना। तो उसकी अभी हम आपको फ़ोटो भेज देंगे, तो वो उसको पूरा नोट करना है। इसमें आपको 2 प्रयोग करने हैं, तो प्रयोग है, उसके बाद उसमें आपको जो भी लिखना है, उद्देश्य होगा, विधि होगी, प्रेक्षण, उसमें पहले उद्देश्य, ये आपको अभी लिखा हुआ हम भेजेंगे, फ़ोटो भेज देंगे। उसमें देखिए पहले उद्देश्य लिखेंगे, फिर विधि लिखेंगे, एम प्रोसीजर, उसके बाद प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद निष्कर्ष, ये हो गया निष्कर्ष कंक्लूजन, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जो चित्र, इस प्रयोग जो भी पहला प्रयोग करेंगे उससे रिलेटेड जो चित्र होगा, जो डायग्राम होगा, वो आपको बाईं ओर बनाना है।
अगर दाहिनी ओर आप ये सब लिख रहे हैं तो बाईं ओर चित्र बनाना है। और जब निष्कर्ष खत्म हो जाएगा तो उसके नीचे से प्रयोग नंबर 2 स्टार्ट नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें, हम सब काट देंगे आप लोगों का, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की फाइल हम चेंज करवा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए बहुत केयरफुली सुनिए मुझे कि क्या करना है। जब एक प्रयोग पूरा आपका खत्म हो जाए निष्कर्ष तक, तो उस पेज को वहीं पे छोड़ दीजिएगा, अगला पेज टर्न कीजिएगा, उसमें वहाँ से प्रयोग नंबर 2 दूसरा प्रयोग करिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ना हो कि इसी के नीचे आपने शुरू कर दिया, बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही काम करते हैं कि इसी के नीचे शुरू कर देते हैं। बिल्कुल नहीं शुरू करना है आपको। निष्कर्ष के बाद चाहे वो आपका पूरा पेज बचा हुआ वो छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट पेज से दूसरा प्रयोग लिखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो आपको प्रयोग करने का, जो लिखना, कैसे आपको प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल लिखना है उसका जो है हमने आपको प्रोसेस बताया है, ठीक है। और इसी तरीके से बायो का भी जो है हम देंगे। तो बायो वाले में क्या करना है आपको कि उसमें भी जो बायो की फाइल बनाएंगे उसमें भी पहले पेज पर आपको नेम, क्लास, सेक्शन ये लिखना है। विषय की जगह पे उसमें क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान। क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान प्रयोग एवं प्रोजेक्ट। समझ में आया कि नहीं? और उसके बाद ऊपर डालेंगे जीव विज्ञान प्रयोग, और जो भी प्रयोग हमें देना वो हम आपको फ़ोटोज़ की भेज देंगे। अच्छा बेटा, एक चीज़ हम ये कहना चाह रहे थे कि बायो में प्रोजेक्ट हम लोग चाह रहे हैं कि अब की बार हम चाह रहे हैं कि कुछ अलग सा प्रोजेक्ट बना दिया जाए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है पूरे विश्व में, तो क्यों ना हो कि हम लोग इसी पर ही प्रोजेक्ट बनाते हैं। सब लोग कोशिश कीजिए, इसी पर, यही प्रोजेक्ट का टॉपिक हम आप लोगों को दे देंगे अभी। तो इसी टॉपिक पे आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है। ज़्यादा 5-6 पेजेस लिखने हैं उसमें, बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा। नेट से भी सर्च कीजिएगा, न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आ रहा है, न्यूज़पेपर से कटिंग करके लगाइएगा आप लोग, उसमें कटिंग लगाइएगा। पिक्चर्स वगैरह जो भी हो उसमें आप उसके बारे में क्या जानते हैं, कैसे इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वो सारा कुछ करना है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि बना ली। वैसे हम ऑप्शन देंगे आपको प्रोजेक्ट में, 2 ऑप्शन देंगे आपको, उसमें से जो आपको अच्छा लगे। जिसको कोरोना पे करना हो वो कोरोना पे करिएगा, और जिसको दूसरा वाला जो हम प्रोजेक्ट देंगे वो वाला करना हो तो आप वो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, 9th L के बच्चों ने कोरोना पे वो बनाए थे, पोस्टर्स बनाए थे, पोस्टर्स और स्लोगन्स वगैरह बनाए थे। तो वो लोग, इनमें से जो बच्चे कोरोना से रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, 9th L तो हम, सॉरी 10th L वाले जो हैं, ये कोरोना वाला जो है प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं तो उसमें वो लोग अपना वो जो बनाया था, उन्होंने पोस्टर बनाया था, वो पोस्टर उसमें ज़रूर लगाएंगे। उसके मार्क्स उनको मिलेंगे तो वो पोस्टर आप लोग उसमें लगाएंगे। काफ़ी बच्चों ने बनाया था तो वो लोग उसमें ज़रूर लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो अभी हम आप लोगों को फ़ोटो वगैरह सब सेंड करे दे रहे हैं। तो ये सब मटेरियल बहुत संभाल के रखिएगा, क्योंकि अब जो है जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील मिल रही है, तो फ़ोन तो आपके अपने हैं नहीं, घर में किसी का पापा का है, मम्मी का है, भाई बहन का है, तो वो लोग अपने अपने फ़ोन ले लेंगे। तो कोशिश कीजिए कि जब तक सब लोग घर पे हैं तो अपना रिटन वर्क पूरा फ़ोन से काम कंप्लीट कर दीजिए। और नहीं तो पता चला किसी का फ़ोन गया किसी के पास तो डिलीट कर दिया, तो फिर आप बार बार हमसे कहोगे कि मैम आप भेज दो, आप मतलब आप भेज दीजिए कि क्या करिए, तो फिर हमारे सामने भी ये प्रॉब्लम बहुत आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हो जाने पर बेटा हमारा फ़ोन खुद भर जाता है, तो हमें भी बार बार डिलीट करना, हमें खुद ही नहीं याद रहता कौन सा वीडियो डिलीट कर चुके हैं, कौन सा बचा है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। और जिसका कुछ रह गया हो, छूट गया हो कहीं पर, तो वो अपनी फ्रेंड से शेयर कीजिए। सबके नंबर सबके पास है, उनसे मांगिए लिखा हुआ। और काम कोशिश कीजिएगा कि पूरे टाइम पे, जब लॉकडाउन पीरियड में पूरे टाइम पे आप लोग अपना केमिस्ट्री बायो का जितना हमने पढ़ाया है वो सारा काम कंप्लीट कर डालिएगा, जिससे कि जब हम लोग मिले तो पूरे बहुत खुशी के साथ, बहुत उत्साह के साथ कि आपने अपना सारा काम ख़त्म कर दिया। ठीक है बेटा।